हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिंगल। वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एडू प्रेपरेटर। दोस्तों, ये वीडियो जो है ये होने वाली है जुलाई मंथ की। हम लोग मई जून कवर कर चुके थे। जुलाई 2025 पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा लास्ट तक। और इस पूरे वीडियो में हम पूरे मंथ के इंपॉर्टेंट करंट करेंगे कवर, जो सीवीटी और 2026 में होने वाला क्लैट, मतलब क्लैट 2026 और सीवीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो पहली बार इस वीडियो पर आ रहे हैं, लाइक पहली बार इस चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे भी एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है टू काइंडली सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए, बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए फॉर दैट, सो दैट मेरे फ्यूचर अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहे। और अगर मजा आएगा तो डू कमेंट ऑन द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला करंट है आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जुलाई 1 2025 को 70 ईयर्स कंप्लीट हुए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फाउंडेशन 1955 में हुआ था मुंबई में। इसका इसी बैंक को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल, तीन बैंक्स को कंबाइन करा तो बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम चेंज होकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया 1955 में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट है आपके पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहां पर रिकमेंड किया है डेली फाइनेंशियल कंडीशंस इंडेक्स को। डेली फाइनेंशियल कंडीशंस इंडेक्स क्या है? ये इंडेक्स मॉनिटर करेगा मार्केट डायनेमिक्स को। तो ये एफसीआई एक तरीके से फाइनेंशियल कंडीशंस इंडेक्स है, मार्केट डायनेमिक्स को स्टडी करेगा। और मार्केट डायनेमिक्स में होता क्या है? जनरली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गया, इक्विटीज हो गया, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हो गया। तो ये सारी चीजें जो है, इन सब चीजों पर एक तरीके से वॉच की तरह फाइनेंशियल कंडीशंस इंडेक्स काम करेगा और बताएगा कि इन सब चीजों में आखिरकार हो क्या रहा है। तो मतलब इन टोटल 20 मार्केट फाइनेंशियल इंडिकेटर्स इसमें कवर किए जाएंगे। और अगर ये फाइनेंशियल कंडीशंस इंडेक्स में स्कोर इंप्रूव होता है, इसका मतलब क्या है कि फॉरेन इन्वेस्टर ज्यादातर आ रहे हैं देश में हमारे, है ना। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की तरफ लोगों का जो झुकाव है वो बढ़ रहा है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, इक्विटीज, ये सब चीजें जो हैं वो लोग खरीद रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फाउंडेशन 1935 में होता है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। अब मैं यूपी की बात करता हूं बेटा। यूपी ने यहाँ पर 2 राइनो रिहेबिलिटेशन एरियाज जो है वो अप्रूव कर दिए हैं। मैं बात कर रहा हूं यूपी के दुधवा नेशनल पार्क की। इस दुधवा नेशनल पार्क में तकरीबन 1.5 सीआर की लागत से 2 राइनो रिहेबिलिटेशन एरियाज जो है वो बनाए जा रहे हैं। और ये दुधवा नेशनल पार्क यूपी के लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और ये यूपी के फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के अंडर में रहेंगे। राइनो कंजर्वेशन या रिहेबिलिटेशन सेंटर कह लो। और इसी तरीके से असम में राइनो के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क तो ऑलरेडी है ही। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश। देखो, इंडिया और बांग्लादेश आपको पता है रिलेशन काफी खराब हो गए हमारे। जब से खासकर कि मोहम्मद यूनुस जो है ये पावर में आए हैं, तब से ज्यादा रिलेशन खराब हुए हैं। तो इंडिया ने कुछ नए ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं बांग्लादेश के ऊपर, या ये कह लो कि इंडिया हैज एनफोर्स न्यू ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम बांग्लादेश टू सेफगार्ड डोमेस्टिक सेक्टर। बांग्लादेश में जब से मोहम्मद यूनुस आए हैं, कंट्री के बीच में रिलेशन हम लोगों के काफी खराब हुए हैं। खराब इस कदर हो गए हैं कि मोहम्मद यूनुस जो है वो आजकल बहुत ज्यादा पाकिस्तान का राग गाने लग गए हैं। और जैसे कि समझ में भी आ रहा है कि ये दोबारा से, मतलब आफ्टर 54 ईयर्स, आपने पढ़ा होगा कि एक आई, मतलब एक सैफ करके, आई मतलब पीएनएस सैफ करके एक इनका वॉरशिप है पाकिस्तानियों का, जो ढाका पोर्ट पर वो डॉक हुआ। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशंस अच्छे नहीं है। और इस वजह से मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को बहुत ज्यादा पाकिस्तान के पास लेके जा चुके हैं। और ये बात मैं अपनी हर वीडियो में भी बताता हूँ कि ये कंट्री कभी भी हमारी सगी नहीं थी। तो आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं है। सगी इसलिए नहीं थी ये कंट्री हमारी कभी भी, क्योंकि अगर ये कंट्री सगी होती तो ये कभी बांग्लादेश बनती नहीं ना यार। तो इंडिया ने कुछ नए ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं जूट और एलाइड प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर। बांग्लादेश से अब कोई भी जूट या जूट से रिलेटेड प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं करेगा। 27 जून 2025 की ये न्यूज है। और अगर किसी को इंपोर्ट करने भी है तो वो नेवा शेवा पोर्ट से इंपोर्ट कर सकता है। अब बांग्लादेश से आने वाला सामान पूरा श्रीलंका घूमेगा और फिर मुंबई में नेवा शेवा पोर्ट पर वो सामान उतरेगा। तो सोचो, मुझे कोलकाता में सामान मंगाना है तो मुझे पहले तो बांग्लादेश की शिप को बोलना पड़ेगा कि भैया पूरा इंडिया सर्कम नेविगेट करके जाओ, और फिर मुंबई एयरपोर्ट पे सामान छोड़ो। तो एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी मेरी, बहुत ही ज्यादा जरूरत है तो ठीक है मैं मंगा लूंगा, तो उसका खर्चा भी ज्यादा हो जाएगा ना, एक तरीके से जस्ट लाइक डबल हो जाएगा वो सारी चीज। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी कंट्री से ट्रेड को डिमोरलाइज करना है, उसको डिस्करेज करना है, तो ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं। और ये क्यों लिया जा रहा है? ताकि इंडिया की जो डोमेस्टिक जूट फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, वो इस तरीके की अनफेयर प्रैक्टिस से बची रहे। इसके बाद राधा नाथ स्वामी,
इनकी बात कर रहा हूं बेटा मैं। राधानाथ स्वामी को न्यूयॉर्क सिटी ने ऑनर दिया है। कि कौन सा ऑनर मिला है इन्हें, क्यों मिला है इन्हें? फॉर हिज स्पिरिचुअल लीडरशिप एंड इंटरफेथ कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो जो इनकी स्पिरिचुअल लीडरशिप रही है क्रिश्चियनिटी और हिंदूज के बीच में, जो इन्होंने एक इंटरफेथ रिलेशन डेवलप करने की कोशिश करी है, बहुत इस्कॉन के बहुत जाने माने इंसान है ये राधानाथ स्वामी। इनको न्यूयॉर्क सिटी में ऑनर दिया गया है फॉर एट अ स्पेशल इंटरफेथ इवेंट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अवार्ड का नाम तो इसमें इंटरफेथ अवार्ड हो गया, बट अवार्ड की वेन्यू जो थी वो भक्ति सेंटर है न्यूयॉर्क सिटी में, और थीम रखा गया था पूरे की पूरे फंक्शन का फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर। फिर बेटा रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है ना, इंटेलिजेंस विंग है इंडिया की। रॉ के जो डिपार्टमेंट के चीफ थे हमारे रॉ के, पराग जैन, इनको 2 साल का एक्सटेंशन दे दिया है गवर्नमेंट ने। पराग जैन आईपीएस ऑफिसर है और इनको 2 साल का जो है वो एक्सटेंशन मिल गया, तो मतलब 2027 तक सर जो है अपनी पोस्ट पर रहेंगे। ये पंजाब काडर के 1989 बैच के आईपीएस ऑफिसर है। इसके बाद कैबिनेट की बात करते हैं। यूनियन कैबिनेट ने रवि अग्रवाल इनको सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का चेयरमैन चुन लिया है। तो पहले भी हालांकि ये सीबीडीटी के चेयरमैन थे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एक ऐसा बॉडी मान के चलो जहां पर टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्सेशन की बातें होती। इनकम टैक्स हो गया, एक डायरेक्ट टैक्स है, तो कोई भी डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड चीजें अगर लॉन्च करनी हो तो वो सीबीडीटी के माध्यम से ही होती है। तो सीबीडीटी के चेयरमैन पहले भी रवि अग्रवाल ही थे, इनको रीअपॉइंट किया गया है। इसके बाद डीआरडीओ की बात करते हैं बेटा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस तरीके की मिसाइल्स बना रही है। ऐसी मिसाइल्स को बंकर बस्टर मिसाइल कहते हैं। देखो यार, ये बंकर बस्टर मिसाइल बनाने का हमारे दिमाग में आया क्यों? क्योंकि बंकर बस्टर मिसाइल यूएस यूज करता है। और अगर आपको याद आ रहा हो तो इन्होंने अभी वो जो यूएस के बड़े इंपॉर्टेंट वो बी टू बॉम्बर जो इनके पास एयरक्राफ्ट है, उनका इन्होंने यूज किया था ईरान के फॉर्दो में। ईरान की एक जगह है फॉर्दो करके। तो जब ईरान इजराइल का वॉर चल रहा था, बहुत पीक पर था, तब कहते हैं अच्छा वॉर की मुख्य वजह सब कुछ जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स है। ईरान आज नहीं तो कल तो न्यूक्लियर वेपन्स बना ही लेगा, और वेस्टर्न वर्ल्ड चाहता है कि ईरान कभी न्यूक्लियर वेपन बना ना पाए। तो इसके लिए ईरान जो है वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहा है। उस न्यूक्लियर एनरिचमेंट वाली साइट जो है फॉर्दो, वो बहुत ज्यादा पहाड़ों के नीचे है। तो पहाड़ों के नीचे उस साइट को फोड़ना मतलब और किसी कंट्री के बस की बात नहीं है। तो ये बॉम्ब जो है वो अमेरिका के पास ही है, और इसको B2 बॉम्बर से ड्रॉप किया अमेरिका ने, फॉर्दो साइट को खत्म किया। हालांकि रिसर्च ये बता रही है, अभी तक एनालिसिस ये बता रहा है कि ईरान ने किसी अनडिस्क्लोज जगह पर एनरिच्ड यूरेनियम के जो भंडार है वो अपने शिफ्ट कर लिए थे। तो यूरेनियम का कोई यहां पर नुकसान जो है ईरान को नहीं हुआ खासा। तो ये सब चीजें देखकर इंडिया भी एक मैसिव अग्नि मिसाइल का नया वर्जन जो है वो बनाना चाह रहा है। बट ये अग्नि मिसाइल का वर्जन जो है ये नॉन न्यूक्लियर होगा। 7.5 टन कन्वेंशनल वेपन ये लेकर चलेगा, और जैसे कि आपको दिख रहा है ये बंकर बस्टर मिसाइल की तरह हम इसको डेवलप करने की सोच रहे हैं, ताकि हम लोग प्रिसाइसली एनिमी के जो जो भी वो ठिकाने हैं, अगर वो जमीन के बहुत नीचे है तो जमीन के बहुत नीचे भी एनिमी के ठिकानों को प्रिसाइसली हम लोग फोड़ पाए। तो ये अग्नि 5 का एक मॉडिफाइड वर्जन होगा जो 2000 से 2500 किलोमीटर की रेंज रखेगा, और जैसे कि मैंने बोला 7.5 टन का असला साथ में लेकर चल सकता है, 7500 किलो बारूद एक तरीके से। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। 30th ऑफ जून को कुछ इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट होते हैं, और 1st ऑफ जुलाई को भी। जैसे 1st ऑफ जुलाई तो नेशनल डॉक्टर्स डे हो गया, और 30th ऑफ जून इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटेरियनिज्म या वर्ल्ड सोशल मीडिया डे। दोनों ही दिन 30 जून को सेलिब्रेट होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1st ऑफ जुलाई को सीए डे भी सेलिब्रेट होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। देन वी हैव एफएसआर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि एफएसआर रिपोर्ट को लेकर कौन आता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेकर आता है। और अब मैं आ रहा हूं इस रिपोर्ट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली बोला क्या है। तो एफएसआर रिपोर्ट में यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये बोल रहा है कि इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो बहुत रिजिलियंट और वेल कैपिटलाइज्ड रहेगा। रिजिलियंट का मतलब बहुत ज्यादा इफेक्ट हमारे सेक्टर पर नहीं पड़ेगा, बहुत वेल कैपिटलाइज्ड होगा, मतलब पैसे की कमी भी हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में एज सच देखने को नहीं मिलेगी। और वो इसलिए है क्योंकि भारत के कमर्शियल बैंक जो है उनका एनपीए जो है वो कम हो रहा है, उनका नुकसान जो है वो कम हो रहा है, उनकी एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, और ये सब चीजें मल्टी डेकेड लो पर चली गई है। मतलब अगर मैं एनपीए की बात करूं तो इस समय इंडियन बैंक्स का एनपीए अपने मल्टी डेकेड लो पर चल रहा है, जो कि बहुत अच्छा है।
इसके बाद बैंकों का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी जो है वो कंफर्टेबली मिनिमम से ऊपर चल रहा है। तो ये सब चीजें देखकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में बोला कि इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो मोर और लेस रिजिलियंट और वेल कैपिटलाइज रहेगा। डरने की कोई जरूरत नहीं है। भारत के बैंकिंग सेक्टर पर एज सच दुनिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसके बाद सेबी की बात करते हैं। सेबी जो इंडियन स्टॉक मार्केट को, फाइनेंशियल मार्केट्स को चलाती है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने यहां पर परमिट कर दिया है इंटरमीडियरीज को कि वो एनपीसीआई ई केवाईसी सेतु सिस्टम यूज कर सकते हैं। अब एनपीसीआई क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने रुपए, जिन्होंने यूपीआई ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं। तो एनपीसीआई का एक सिस्टम है फ्रेंड्स, ई केवाईसी सेतु करके। अब ये ई केवाईसी सेतु बहुत आसानी से केवाईसी वगैरह कर देता है, तो बहुत भागने की जरूरत नहीं पड़ती आप लोगों को। तो ये ई केवाईसी सेतु जो है ये डिजिटल केवाईसी प्रोसेस के लिए यहां पर यूज हो रहा है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहले क्या करते थे इंटरमीडियरीज, वो आधार बेस्ड ई केवाईसी करते थे। मुझे भी याद आ रहा है, अगर आप कोई कार्ड वगैरह लेते हैं ना, कोई भी कार्ड, तो वो कार्ड परचेज करते समय या कोई भी क्रेडिट कार्ड परचेज करने के बाद या लेने के बाद, अप्लाई करने के बाद बैंक आपका केवाईसी करता है। और वो केवाईसी आपको बैंक जाकर नहीं करनी होती है, वो ई केवाईसी होता है। तो बैंक आपको फोन कॉल जो है, वीडियो कॉल पर सारा डॉक्यूमेंट चेक कर लेता है। उससे पहले आपका आधार कार्ड नंबर मांगा जाता है। तो पहले ना, आज भी बहुत सारे बैंक आधार बेस्ड ई केवाईसी करते हैं। बट ये ई केवाईसी सेतु जो है यहां पर मतलब ऑलरेडी एनपीसीआई का आधार कार्ड की जो अथॉरिटी है उनके साथ पहली कोलैबोरेशन है। ये यूआईडीएआई वो ऑर्गेनाइजेशन है जो आधार कार्ड इशू करती है। तो एनपीसीआई का पहले ही इन लोगों के साथ में कोलैबोरेशन है। तो जैसे ही किसी कंज्यूमर की बात होती है तो उसकी सारी डिटेल ये ऑल मतलब अपने आप ही जो है वो एक्सेस कर पाते हैं। तो बस आपके फोन पर एसएमएस जाता है और आप बस इनको एक तरीके से अलाउ करते हैं, और वो एसएमएस अलाउ करने के बाद सब चीजें ये अपने आप देख लेते हैं। मतलब बहुत जल्दी एक तरीके से केवाईसी हो जाती है। इसके बाद इंडिया जो है बेटा, वो बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज में हमने पार्टिसिपेट किया जून में ऑस्ट्रेलिया के साथ। और ये आपको बता दूं, हमारी तरफ से तो बायलैटरल है वैसे, बट एक्चुअली में ये बायलैटरल होनी नहीं चाहिए। ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। मतलब ऑस्ट्रेलिया के अलावा 18 और देश आते हैं इसमें। और इस पूरे की पूरे एक्सरसाइज का नाम है तालिस्मन साबरे। तालिस्मन साबरे, इसमें गए थे हम इस समय। तो टोटल मिलाकर 19 देश, जिसमें भारत भी एक है, उसके 35,000 से ज्यादा मिलिट्री पर्सनल्स यहां पर उपस्थित थे। यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, फ्रांस, जर्मनी जैसे कई सारे देशों के नाम आप यहां पर देख सकते हो। 2 कंट्रीज ऑब्जर्वर कंट्रीज के रूप में यहां पर थी, मलेशिया और वियतनाम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जैनिक सिनर इस समय दुनिया के वर्ल्ड नंबर 1 लॉन टेनिस प्लेयर हैं, ये मेल कैटेगरी में। जैनिक सिनर जो है इटली के हैं और इन्होंने कार्लोस अल्कारास को हरा दिया है और अपना पहला विंबलडन टाइटल जीत लिया है। ये विंबलडन कप है जो उनके हाथों में है। और मैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, ये विंबलडन कप जो है ये ग्रैंड स्लैम टाइटल है। लॉन टेनिस में टोटल मिला के 4 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स होते हैं। कौन से 4? एक तो आपको दिख ही रहा है विंबलडन कप, इसको यूके ओपन भी बोलते हो। एक यूएस ओपन है, एक फ्रेंच ओपन है और एक यूके ओपन है। तो टोटल मिला के 4 कप्स यहाँ पर जो है ये लोग एक तरीके से खेलते हैं। तो इटली के हैं जैनिक सिनर, इन्होंने पहला विंबलडन कप जीता अपने जिंदगी का, मेडन कप है इनका। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे सेलिब्रेट होता है। मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट डे है ये स्किल्स डे, यूथ स्किल्स डे। और आपको बताइए आजकल डिग्री से ज्यादा जो वैल्यू है वो स्किल्स की है। डिग्री कोई भी परचेज कर सकता है, आप, मैं, कोई भी। आपको पता है एन नंबर ऑफ वेज है आज की डेट में डिग्री परचेज करने के, बट स्किल्स जो होते हैं बेटा वो सीखने पड़ते हैं। तो वर्ल्ड स्किल डे है ये, जो आप लोग वर्ल्ड यूथ स्किल डे है जो 15 जुलाई को सेलिब्रेट करते हो। इसके बाद अब मैं होलसेल प्राइस इंडेक्स पर आता हूं, WPI। पहली बात तो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता क्या है बेटा? एक बहुत सारी कमोडिटीज का पूल है ये, वो कमोडिटीज जो एक कंज्यूमर होलसेल में खरीदता है। तो अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स में वैल्यू बढ़ती है तो वो ये चीज दिखाता है कि इसका मतलब ये है कि हमारी जो होलसेल में बिकने वाली चीजें हैं, है ना, उसके रेट बढ़ गए हैं। और ऑफ कोर्स अगर होलसेल में बिकने वाली चीजों के रेट बढ़ गए हैं तो ऐसे में रिटेलर्स पर भी प्रभाव पड़ेगा ना। जैसे अगर मैं 100 मैगी खरीदता हूं एक साथ, तो वो होलसेल प्राइस उसका अलग होगा। और अगर मैं एक एक पैकेट आप लोगों को बेचूंगा रिटेल में, तो उसका प्राइस मैं MRP पे लूंगा ना आपसे, ऑफ कोर्स। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स की वैल्यू बढ़ने का मतलब सिंपल सा ये है कि इंडिया में इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रही है। बट यहां पर जो आपको न्यूज मिल रही है वो क्या है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स की वैल्यू नेगेटिव चली गई है।
नेगेटिव में, ये -0.1% हो गया। मतलब इन्फ्लेशन तो छोड़िए, डिफ्लेशन की स्थिति आ गई है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंतर जितनी भी कमोडिटीज हम लोग कवर करते हैं उनके प्राइसेस बढ़ने की बजाय कम हो गए हैं। ये है नया सर्वे। अच्छा, कौन कौन सी चीजें इसमें है? फूड आर्टिकल्स, मिनरल ऑयल्स, बेसिक मेटल्स, क्रूड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारी चीजें जो है ये होलसेल प्राइस इंडेक्स कवर करता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। गुजरात, प्रोसेस्ड पोटैटो प्रोडक्शन में गुजरात इंडिया में सबसे आगे है। ये प्रोसेस्ड पोटैटो प्रोडक्शन की फसलें आपको यहां पर दिख रही है, आलू की फसलें हैं ये। तो प्रोसेस्ड पोटैटो प्रोडक्शन में गुजरात सबसे ऊपर लीडिंग प्रोड्यूसर है इंडिया का पोटैटोज में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि गुजरात की वजह से ही इंडिया का बहुत हद तक जो एक तरीके से रिलायंस है इंपोर्ट करने पर, जैसे जो हम लोग आलू इंपोर्ट करते हैं वो काफी कम हुआ है और हम लोग दबाकर उल्टा एक्सपोर्ट करना हमने और शुरू कर दिया है। तो गुजरात में बानसकांठा डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर 18.7 लाख टन जो है वो आलू एक तरीके से हार्वेस्ट किया जा रहा है। उसके बाद साबरकांठा, अरावली, ये 2 डिस्ट्रिक्ट और है गुजरात के जहां पर आलू की फसल बहुत ज्यादा हो रही है। इसके बाद कौन कौन से आलू की फसल उगाते हैं, है ना, मतलब आलू के प्रकार देख लीजिए यहां पर, लेडी रोसेटा, कुफरी चिप्सोना, सैंतना, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटीज है पोटैटोज की। इसका नाम जरूर याद कर लेना, लेडी रोसेटा, कुफरी चिप्सोना और सैंतना। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। ये E10 शिनकानसेन ट्रेन है आपके पास। ये वो शिनकानसेन ट्रेन है जो भारत की बुलेट ट्रेन की पटरियों पर दौड़ने वाली बुलेट ट्रेन है। ये बुलेट ट्रेन तो आपको पता ही है, खैर कोई भी ऐसी ट्रेन बुलेट ट्रेन है जिसकी टोटल स्पीड 250 किलोमीटर से ऊपर है। अगर आपकी बुलेट ट्रेन 250 किलोमीटर से ऊपर चल रही है तो आप बुलेट ट्रेन कहलाने लायक है। फिलहाल शिनकानसेन 10 जो है ये मुंबई से अहमदाबाद जो है उस ट्रैक पर दौड़ेगी। बट अभी ट्रायल रन के लिए हम लोग शिनकानसेन E5 लेकर आए हैं। ये E10 ट्रेन है जो ओरिजिनली ऑपरेट होगी। इसको अल्फा 10 भी बोलते हैं। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पे ये भागेगी 2030 के आसपास। बट 2026 में कहा जा रहा है, मतलब अगले साल, कि बुलेट ट्रेन के ट्रायल रन शुरू हो जाएंगे। और बुलेट ट्रेन का ट्रायल जो है वो हम लोग E5 ट्रेन से शुरू करेंगे। ये E5 ट्रेन जापानियों ने हम लोगों को ट्रायल बेसिस पर दी है कि भाई ट्रायल रन भगा के देख लो कि सही चल रही है या नहीं। और वैसे ओरिजिनली जो है वो E10 ही चलने वाली है। E5 ट्रेन की जो हाई स्पीड है वो 320 किलोमीटर पर आवर है और E10 की स्पीड है 400 किलोमीटर पर आवर। और दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है CR450, वो चाइना ने बनाई है, जो 450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। तो मतलब अपन भी ज्यादा पीछे नहीं है, 400 किलोमीटर पर आवर मतलब इट इज एक्चुअली गुड इनफ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। याकतेन, याकतेन देख लीजिए, ये सिक्किम का डिस्ट्रिक्ट है और ये इंडिया का पहला डिजिटल नोमैड विलेज डिक्लेयर हुआ है। इंडिया की पहली डिजिटल नोमैड विलेज बनी है सिक्किम का यानतेन विलेज। यानतेन विलेज सिक्किम के पैक्योंग डिस्ट्रिक्ट में है। और आपको बता दूं ये नोमैडिक विलेज, नोमैडिक सिक्किम एक प्रोजेक्ट है। जनरली क्या है नोमैडिक सिक्किम? तो नोमैडिक सिक्किम आपको पता ही है कि इस जगह पर टूरिज्म, हर स्टेट चाहता है ना कि वो टूरिज्म को सपोर्ट करे, प्रमोट करे। बट टूरिज्म को प्रमोट तभी किया जा सकता है जब आपके स्टेट में होम स्टेज, होटल्स वगैरह हो। होटल्स तो है नहीं यहाँ पर इतने सारे। तो अब जो घर अब अपने रहने के लिए लोगों ने बना रखे हैं, अगर उसी में से एक कमरा लोग जो है वो होम स्टे के नाम पर दे दे तो मतलब मजा आ जाए ना। तो इसी को होम स्टे कहते हैं। तो नोमैडिक विलेज एक तरीके से ऐसी विलेज है जहां पर फैसिलिटीज होटल की नहीं मिलेगी आपको। वहां पर रहने वाले जो घर होंगे ना, वही लोग आप लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाएंगे होम स्टेज की। तो नोमैडिक सिक्किम जो एक प्रोजेक्ट है, होम स्टेज को बढ़ावा देता है। तो ये विलेज जो जिसका मैं बात कर रहा हूं, यांगतेन विलेज, इन्होंने होम स्टेज ऑलमोस्ट हर घर ने डेवलप कर ली है। ठीक है, यहाँ पर विलेज ने वाईफाई सर्विसेज आप लोगों को दे रहे हैं, वो हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विसेज मिल रहा है, अनइंटरप्टेड पावर बैकअप मिल जाता है गांव में। और क्या चाहिए भाई? 3 चीजें तो चाहिए घूमने के लिए। वैसे भी घूमने कौन नहीं जा रहा है? घूमने के नाम पर अपन लोग रील्स बनाते हैं, टाइम पे टाइम अपलोड हो जाए उसके लिए नेट मिल रहा है तुम लोगों को। पावर सप्लाई नहीं है तो रिचार्ज कर सकते हो, मतलब अपना फोन अगर डिस्चार्ज हो गया तो उसको रिचार्ज पर लगा दो। तो ये सब चीजें। आगे बढ़ते हैं। गोवा और हरियाणा, जून के मंथ में दोनों स्टेट्स को 2 नए गवर्नर मिले हैं। गवर्नर्स के लिए मैं बार बार बोलता आया हूं अपनी क्लास में, आर्टिकल 153 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये गवर्नर्स के बारे में बात करता है। कौन से 2 गवर्नर हैं आपके पास? कविंदर गुप्ता जो है ये बने हैं जम्मू कश्मीर के गवर्नर। सॉरी, गलत बोल गया मैं। कविंदर गुप्ता जो है ये पहले कभी
फॉर्मर डिप्यूटी सीएम होते थे जम्मू कश्मीर के, इनको बनाया गया है लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है। इसके बाद पशुपति अशोक गजापति राजू, ये कभी सिविल एविएशन मिनिस्टर होते थे इंडिया के, और इनको बनाया गया है गोवा का गवर्नर। उसके बाद असीम कुमार घोष, असीम कुमार घोष एक सीनियर बीजेपी लीडर होते थे वेस्ट बंगाल से, इनको बनाया गया है इस समय हरियाणा का गवर्नर। और गवर्नर की क्वालिफिकेशन, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन क्या होती है कि गवर्नर जिस स्टेट का रहने वाला होता है ना बेटा, कभी भी उस स्टेट का गवर्नर नहीं बनता। तो इनके नाम आप लोगों को स्टेट के नाम से बड़े अलग जाते दिखेंगे कि हरियाणा में गवर्नर आप लोग बंगाल का बैठा रहे हो। गोवा का जो गवर्नर है वो एक्चुअली में गोवा का निवासी है ही नहीं, कुछ नॉर्थ इंडियन सा लग रहा है। मतलब अगर आप देखें, सॉरी, अपना साउथ इंडियन, बिल्कुल मतलब बहुत एक्सट्रीम साउथ से लग रहा है। उसके बाद हरियाणा का जो गवर्नर है, जैसे कि मैंने बताया, ये तो खैर वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं। देन कविंदर गुप्ता को देख लीजिए। कविंदर गुप्ता जो है ये जम्मू कश्मीर के गवर्नर, बिल्कुल भी आपको कश्मीरी झलक इनके नाम पर नहीं दिखेगी। तो वही, क्योंकि लॉ है ना कि गवर्नर जो है वो हमेशा आउटसाइड द स्टेट होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर है लीला अबौला, लीला अबाउलेला, इनको 2025 का पेन पिंटर प्राइज मिला। पेन पिंटर प्राइज, नाम है इनका लीला अबाउलेला। इन्होंने एक बुक लिखी है, वैसे तो एक सुदानी स्कॉटिश ऑथर है, मतलब इनका जन्म सुदान में होता है, स्कॉटलैंड में फिलहाल इनके पास सिटीजनशिप है। और ये अवार्ड जो है इनको लंदन में मिला है। और इनकी जो बुक है वो कई सारी बुक्स आई हैं, जैसे कि ट्रांसलेटर, मिनारेट, रिवर स्पिरिट। तो इन्होंने इन टोटल अभी तक 3 बुक लिखी है। रिवर स्पिरिट एक ऐसी बुक है जिसकी वजह से इनको पेन पिंटर प्राइज 2025 के लिए सेलेक्ट किया गया है। इसके बाद आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जून कौन रहे? जून मंथ के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मेल में एडन मार्करम रहे, और फीमेल्स में आप लोगों को हेली मैथ्यू दिखेगी। हेली मैथ्यूज वेस्ट इंडीज की तरफ से खेलती है, एडन मार्करम साउथ अफ्रीका टीम से खेलते हैं। हालांकि एडन मार्करम के बारे में आपको पता होगा, अब सर ने रिटायरमेंट ले लिया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यूनियन कैबिनेट, मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी की कैबिनेट ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को अप्रूवल दे दिया है। नाउ व्हाट इज दिस पीएम धन धान्य कृषि योजना? भाई ये धन धान्य कृषि योजना जो है ये एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करने की योजना है। इन टोटल 100 एग्रीकल्चरली लैगिंग डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, मतलब एक तरीके से इंडिया के जो एग्रीकल्चर के सेक्टर में बहुत पिछड़ रहे हैं, उन सेक्टर्स में प्रोडक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रेडिट सपोर्ट जो है फार्मर्स को, वो एक तरीके से यहाँ पर इंक्रीज किया जाएगा। 24,000 करोड़ का एनुअल आउटले है जनरली स्कीम का। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इंडिया की पहली रोरो फेरी, रोल ऑन रोल ऑफ। रोरो फेरी क्या होती है? इसमें ना तो केवल लोग ट्रेवल कर सकते हैं, गाड़ियां, स्कूटर, ये सब भी नदी पार हो जाते हैं। तो ये इंडिया की पहली रोरो फेरी है जो कि चोराओ आइलैंड को रिबंदर से कनेक्ट करेगी, चोराओ आइलैंड टू रिबंदर। और आपको बता दूं ये जो फेरी नेम है, आपको बता दूं 100 पैसेंजर्स के साथ साथ 15 गाड़ियां, 30 से 40 टू व्हीलर, 15 गाड़ियां 30 से 40 टू व्हीलर इस फेरी पर ट्रेवल कर सकते हैं। इसको आप कम मत समझिएगा, बहुत है ये। और इस फेरी की वजह से आप ये मान के चलिए, पहले 30 मिनट लगते थे वन साइड, 30 मिनट वन साइड लगते थे, जो ये 12-13 मिनट में ही पूरा कर लेगी। मतलब पहले 1 घंटा लगता था आने जाने में, आधे घंटे में आना जाना कर लेगी ये फेरी। तो मतलब एक तरीके से टोटल टाइम का हाफ। इसके बाद इंडिया का सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल ब्रिज, सॉरी बहुत ऊपर चले गए, इंडिया का दूसरा सबसे लंबा केबल ब्रिज इनॉग्रेट हो गया है कर्नाटका के शिवमोगा में। सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल ब्रिज है, 2.4 किलोमीटर की लेंथ है इसकी। और ये ब्रिज जो है ये कर्नाटका में सागरा से सिगंदूर के बीच में बनाया गया है। सागरा से सिगंदूर, कहते हैं इस ब्रिज की वजह से कर्नाटका का एक टेंपल है चौदेश्वरी टेंपल, तो चौदेश्वरी टेंपल तक जाना बड़ा आसान हो जाएगा आप लोगों का। नितिन गडकरी ने इस ब्रिज का इनॉग्रेशन किया है। इसके बाद इंडिया का पहला एक्वाटेक पार्क कहां पर है? इंडिया का पहला एक्वाटेक पार्क असम में आपको देखने को मिलेगा। हेमंता बिस्वा शर्मा आपको फोटोज में भी दिख रहे होंगे, ये इस समय असम के सीएम है। और ये असम के सोनापुर में लगा हुआ है, सोनापुर जो गुवाहाटी के पास में है। ठीक है। अच्छा, एक्वा पार्क होता क्या है? एक्वा पार्क वो पार्क होता है जो जनरली फिश प्रोडक्शन, फिश फार्मिंग, फिश फार्मर्स की इनकम को सपोर्ट करता है। बहुत ही एडवांस फार्मिंग मेथड्स यूज करता है, जैसे कि बायोफ्लॉक, जैसे कि एक्वापोनिक्स, है ना, ऑर्नामेंटल फिश ब्रीडिंग, ये सारी चीजें इसमें काफी आती हैं। इसके बाद LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए सीईओ हैं, ये डायरेक्टर हैं और नए सीईओ हैं।
नाम है इनका आर दोराई स्वामी। और 3 साल के लिए इनको LIC का MD बनाया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन में नए प्राइम मिनिस्टर को चुन लिया गया है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन के जो पुराने प्राइम मिनिस्टर आपको फोटो में दिख रहे हैं, इनका नाम है डेनिस शामयाल। डेनिस शामयाल इन्होंने स्टेप डाउन कर लिया है। और अब कौन बने हैं? तो प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ने 39 ईयर ओल्ड यूलिया सेवेरिडेंको को प्राइम मिनिस्टर बना दिया है यूक्रेन का। आगे पढ़ोगे आप, वैसे कभी इनका नाम देखना। 39 ईयर ओल्ड, पहले कभी डिप्यूटी PM थी, अब ये PM बन गई है। और ये कंट्री की PM भी है और प्लस पहली फीमेल इकोनॉमिक मिनिस्ट्री भी है, मतलब मिनिस्टर भी है। एक तरीके से मान के चलो कि यूक्रेन की पहली फीमेल फिनेंस मिनिस्टर है ये। नाम है इनका यूलिया सेवेरिडेंको। इसके बाद आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे शुभांशु शुक्ला आपको पता होगा, ये शुभांशु शुक्ला वो है जो ICC इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ISS वहां गए थे और इनको लेकर गया था एक्सियम 4 मिशन। इंडिया राकेश शर्मा के बाद, मतलब 1984 के बाद, निरंतर मतलब तकरीबन 40 सालों के बाद पहली बार कोई इंडियन एस्ट्रोनॉट स्पेस में गया। नाम है इनका शुभांशु शुक्ला। जर्सी पर इसरो बना हुआ दिख जाएगा आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ना तो केवल वापस आए, इनका एक्सपीरियंस बहुत गजब का रहा ऊपर। और ये जो है ये लीड करने वाले हैं इंडिया को गगनयान में। जो हमारा गगनयान मिशन होगा जिसमें हम एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे, उसमें शुभांशु शुक्ला का एक्सपीरियंस काफी इंटरेस्टिंग रहेगा हमारे लिए। तो भारत ने इनको भेजा है ताकि हम गगनयान मिशन जो है वो आगे अच्छे से सक्सेसफुली लॉन्च कर सके। इंडिया का पहला एस्ट्रोनॉट मिशन है ये। इसके बाद प्रेसिडेंट मुर्मू ने यहां पर कलिंगा रत्ना अवार्ड दिया है। कलिंगा रत्ना अवार्ड 2024 का ये अवार्ड इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया है। एक स्पेशल सेरेमनी उड़ीसा में चल रही थी, कटक में। द्रौपदी मुर्मू वहां पर आई और इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को अवार्ड दिया, कलिंगा रत्ना अवार्ड। अच्छा, ये सेरेमनी जो थी ये उड़ीसा में क्यों हो रही थी? क्योंकि आदि कवि सरला दास जो उड़िया लिटरेचर में बहुत महान नाम है, उनकी 600 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जा रहा था यहां पर। तो ये कलिंगा रत्ना अवार्ड एक्चुअली में सरला साहित्य संसद के द्वारा दिया जाता है। एजुकेशन, लिटरेचर, कल्चर, पब्लिक सर्विस, इन सब फील्ड्स में काम करने वाले लोगों को मिलता है। इसके बाद 17 जुलाई को इंटरनेशनल जस्टिस डे सेलिब्रेट होता है बेटा, इंटरनेशनल डे फॉर जस्टिस। और उसी तरीके से मुरुगप्पा ग्रुप का जो चोलामंडलम एक कंपनी है, जो मुरुगप्पा ग्रुप की ये कंपनी है, इन्होंने चोला चेस लॉन्च कर दिया है। चोला चेस को समझाने से पहले मैं आपको वैसे ही बता रहा हूं, इंडिया में एक लॉ है, अगर आप एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ऊपर प्रॉफिट कमाते हैं, आपकी कंपनी मान लो 500 करोड़ 1000 करोड़ से ऊपर की कंपनी है आपकी, तो आपको अपनी कंपनी के एनुअल प्रॉफिट का 2% जो होता है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में खर्च करना होता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एनुअल या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब केवल बेटा इतना सा है कि समाज के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो केवल सरकार की नहीं है, आप कंपनीज की भी है। अच्छा, आप कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है? वो इसलिए है सर क्योंकि देखो, आपने भी तो पैसा इस समाज से ही कमाया ना यार, तो इसलिए इस समाज के प्रति आपके कुछ कर्तव्य भी बनते हैं। तो इस वजह से तो मुरुगप्पा ग्रुप की चोलामंडलम कंपनी ने चोला चेस लॉन्च किया है, जो इनका CSR इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव के अंतर्गत ये बहुत ही यंग चेस टैलेंट को निकाल के लाएंगे, उनको नर्चर करेंगे ताकि देश का नाम वो आगे रोशन करे। तो ये बहुत ही गजब का इनिशिएटिव है इनका। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ताकि ये प्रगनंदा जैसे जो हमारे पास बड़े चेस चैंपियन है, डी गुकेश जैसे चेस चैंपियन जो है, इस तरह के चेस चैंपियन बार बार भारत देखे। इसके बाद फ्रेंड्स, बिहार ने फ्री इलेक्ट्रिसिटी अनाउंस करी थी इलेक्शन से पहले, 125 यूनिट्स। ऐसे कई सारे काम रहे नीतीश कुमार गवर्नमेंट के, जिसकी वजह से बिहार में NDA को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली। क्योंकि अब मैं ये वीडियो बिहार इलेक्शंस के बाद कवर कर रहा हूं, तो ऑफकोर्स मैं बिहार इलेक्शंस को यहां पर देख भी सकता हूं कि बिहार इलेक्शंस में हुआ क्या था। ऐसा बहुत ही बेहतरीन इलेक्शंस रहे। NDA गवर्नमेंट को अनएक्सपेक्टेडली 200 से ऊपर सीटें मिलती उस बिहार में, जहां पर टोटल सीटें ही 243 है। यहां पर नीतीश कुमार गवर्नमेंट के 2 मास्टर स्ट्रोक बताए जा रहे हैं, जिसमें से एक मास्टर स्ट्रोक तो खैर इनका आपके सामने लिखा ही हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरा मास्टर स्ट्रोक जो था इनका वो था लॉ एंड ऑर्डर, जो इन्होंने बहुत अच्छा रखा। हालांकि तीसरा भी लोग बात कर रहे हैं कि इन्होंने 10,000 रुपए जो है इलेक्शन से जस्ट कुछ टाइम पहले ही
बहुत सारी जो महिलाएं हैं उनके अकाउंट में एक तरीके से डिपॉजिट करवाए 10,000 रुपीज पर विमेन जो सोशल और सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ अटैच है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहा नीतीश कुमार के साथ। और इसी के साथ दिस इज द एंड ऑफ जुलाई मंथ। आई होप यू लाइक द वीडियो। और नेक्स्ट अगस्त मंथ की वीडियो भी बहुत ही जल्द पोर्टल पर लॉन्च होगी। और अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू लाइक द सेशन एंड ऑल्सो कमेंट इफ यू नीड एनी असिस्टेंस। इसी के साथ दिस इज दीपक सिंगल साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।